हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल नौकरी फॉर यू। आज हम लोग परफेक्शन आईएएस की तरफ से जो 90s डे प्लानर चलाया जा रहा है उसके डे 3 के डेटा को कवर करेंगे। इससे पहले डे 1 और डे 2 का वीडियो हमारे चैनल पे अपलोडेड है, आपने नहीं देखा तो आप उन्हें भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेगमेंट। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है। साथ ही आपको और भी कौन सी टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। ये रहा डे 3। डे 3 में है भारत में 1857 के बाद हुए प्रमुख कृषक आंदोलन, भारत में अंग्रेजों की भू राजस्व नीति एवं ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव, भारत में आधुनिक शिक्षा का विकास। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, बंगाल में हुए नील विद्रोह के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। यहाँ कथन दिए गए हैं और पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा सत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इनमें सभी। यानी बंगाल में हुए नील आंदोलन में बंगाल के बुद्धिजीवियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने किसानों के समर्थन में समाचार पत्रों में लेख लिखे, जनसभाओं का आयोजन किया तथा उनकी मांगों के संबंध में सरकार को ज्ञापन सौंपे। दूसरा, हरीशचंद्र मुखर्जी के पत्र हिंदू पैट्रियट ने किसानों का पूर्ण समर्थन किया था। तीसरा, स्थिति को देखते हुए सरकार ने नील उत्पादन की समस्याओं पर सुझाव देने हेतु नील आयोग का गठन किया था। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। नील आंदोलन के संबंध में उपरोक्त तीनों कथन सत्य हैं। नील आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर किसानों को यह आश्वासन दिया कि उन्हें नील उत्पादन हेतु विवश नहीं किया जाएगा। 1860 ईस्वी तक नील उत्पादकों ने अपने सारे कारखाने बंद कर दिए। बंगाल का नील विद्रोह ब्रिटिश नील कारखानेदारों के खिलाफ नील उत्पादक किसानों द्वारा 1859 से 63 के दौरान हुआ था। इस विद्रोह की शुरुआत सर्वप्रथम 1859 में बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर गांव में हुई थी। नील विद्रोह का वर्णन दीनबंधु मित्र ने अपनी पुस्तक में किया है। इस आंदोलन के नेता दिगंबर एवं विष्णु विश्वास थे। दिगंबर और विष्णु विश्वास इस आंदोलन के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नील विद्रोह के संबंध में यह कथन किसका है कि 1859 से 62 के विद्रोह ने बंगाल में नील उत्पाद पद्धति के लिए मृत्यु की घंटी बजा दी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, डेविड हार्डीमैन। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। नील आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने किसानों को आश्वस्त किया कि अब उन्हें नील उत्पादन हेतु विवश नहीं किया जाएगा। 1863 तक बंगाल से सभी नील कारखाने बंद होने के साथ ही यह विवाद भी समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि विद्रोह का समर्थन करने में बड़े भू सामंत अवसरवादी सिद्ध हुए तो ग्रामीण मध्य वर्ग पराजय की भावना से ग्रस्त सिद्ध हुए। कारखानेदारों का उनके द्वारा किया गया विरोध एक बड़ी सीमा तक निजी स्वार्थ से प्रेरित था। उपरोक्त कथन नील विद्रोह के संबंध में किस प्रसिद्ध इतिहासकार ने कहा था। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, रंजीत गुहा। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। उपरोक्त कथन जो है रंजीत गुहा द्वारा कहा गया था। नील विद्रोह का आरंभ दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास के नेतृत्व में नादिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1859 से 60 के नील विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पूछ रहा है कि इन कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, केवल एक। ये गलत है, बाकी दोनों सही है।
विद्रोह की सफलता का प्रमुख कारण रैयतों का आपस में सहयोग था और विद्रोह बागान मालिकों द्वारा बंगाल के किसानों पर दीर्घकालीन उत्पीड़न की प्रकाष्ठा थी। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। विद्रोह किसानों के समर्थन में एक शक्तिशाली अभियान आयोजित करने में बंगाल के बुद्धिजीवियों की भूमिका इंडिगो विद्रोह की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। विद्रोह की सफलता में रैयतों के अविश्वसनीय सहयोग, संगठन और अनुशासन ने प्रमुख भूमिका निभाई। बागान मालिकों ने किसानों को अग्रिम रूप से मामूली राशि लेने और फर्जी अनुबंध करने के लिए मजबूर किया और उन्हें नील की खेती करने के लिए मजबूर किया। बागान मालिकों की जबरदस्ती की प्रकृति और किसानों के लिए राहत के कानूनी तरीके की कमी अंततः नील विद्रोह में परिणत हुई। नेक्स्ट है, पावना विद्रोह का निम्न में से कौन एक कारण नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मुस्लिम कृषकों द्वारा हिंदू जमींदारों पर आक्रमण करना। ये नहीं था, बाकी सारे सही है। जमींदारों द्वारा किसानों से अधिक लगान वसूलने का प्रयास, जमींदारों द्वारा किसानों से सामंती कर वसूलना, जमींदारों द्वारा किसानों को जमीन से मनमानी बेदखल करना। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। 1870 के दशक में बंगाल में कृषकों का एक शक्तिशाली आंदोलन जमींदारों के खिलाफ विकसित हुआ, जिसे पावना कृषक आंदोलन कहा जाता है। इस विद्रोह का मुख्य केंद्र बंगाल, पावना एवं बोगड़ा जिले थे, इसलिए इसे पावना कृषक विद्रोह कहा जाता है। यह संघर्ष बंगाल के उस क्षेत्र में हुआ था जहां अधिकांश कृषक मुसलमान थे एवं जमींदार वर्ग हिंदू थे। मुस्लिम कृषकों द्वारा हिंदू जमींदारों पर आक्रमण नहीं किया जाता था। बाकी अन्य तीनों कारण पावना विद्रोह के प्रमुख कारण थे। पावना में जमींदार किसानों का अधिक से अधिक शोषण करना चाहते थे, जबकि किसान अपने अधिकारों को प्राप्त करने हेतु एवं सुरक्षित बनाने के लिए उत्सुक थे। अगला क्वेश्चन है, पावना कृषक संघर्ष के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ये असत्य है, बाकी सभी जो है सत्य कथन है। बंगाल के बुद्धिजीवियों ने इस आंदोलन का भरपूर समर्थन किया, सही है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस और द्वारकानाथ गांगुली ने इंडियन एसोसिएशन के मंच से आंदोलनकारियों की मांगों का समर्थन किया। बंकिम चंद्र चटर्जी ने भी आंदोलन का समर्थन किया था। पावना विद्रोह में हिंदू तथा मुसलमानों ने मिलकर संघर्ष किया था। यद्यपि अधिकांश किसान मुसलमान थे और अधिकांश जमींदार हिंदू। यह आंदोलन जमींदारी प्रथा के खिलाफ था। इस आंदोलन के महत्वपूर्ण नेताओं में ईशान चंद्र राय, शंभूपाल आदि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी के कृषक विद्रोहों को उनसे संबद्ध क्षेत्रों के साथ सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ जो है कृषक विद्रोह है और दूसरी तरफ उससे संबंधित क्षेत्र है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 4123। कुकी विद्रोह त्रिपुरा, कुका विद्रोह पंजाब, पावना कृषक विद्रोह बंगाल, बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार। कुकी जनजातीय विद्रोह त्रिपुरा में हुआ था। कुका विद्रोह भगत जवाहर मल के नेतृत्व में पंजाब में 1860 ईस्वी में हुआ था। पावना किसान आंदोलन पूर्वी बंगाल में 1873 से 76 ईस्वी में किसान चंद्र राय और शंभूपाल के नेतृत्व में हुआ। बिरसा मुंडा विद्रोह 1893 से 1900 पूर्वी बंगाल में 1873 से 76 ईस्वी में किसान चंद्र राय और शंभूपाल के नेतृत्व में पावना आंदोलन हुआ था, जबकि बिरसा मुंडा विद्रोह 1893 से 1900 में बिहार झारखंड क्षेत्र में हुआ, जिसे उलगुलान या महान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं को तिथि क्रम में व्यवस्थित करें और दिए गए कूटों की सहायता से उत्तर दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, नील आंदोलन 1859 से 60 बंगाल, पावना विद्रोह 1873 से 76 बंगाल, दक्कन विद्रोह 1874 महाराष्ट्र, तेभागा आंदोलन 1946 बंगाल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन कृषक विद्रोह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन गलत है? तो ये हो जाएगा डी, ये असत्य है, बाकी सारे सही हैं। दक्कन कृषक विद्रोह का मुख्य कारण रैयतवाड़ी बंदोबस्त के अंतर्गत किसानों पर आरोपित किए गए भारी कर थे। सही है। करों के बोझ तले दबे किसान साहूकारों के कुचक्र में फंसते जा रहे हैं, ये भी सही है। इन महाजनों एवं साहूकारों में मारवाड़ी तथा गुजराती प्रमुख थे। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। दक्कन क्षेत्र में 1867 में सरकार द्वारा भू राजस्व की दरों में 50% वृद्धि का निर्णय तथा लगातार फसलों की बर्बादी से कृषकों की समस्याएं चरम स्थिति में पहुंच गई। इसके बाद महाजनों, सूदखोरों एवं किसानों के मध्य धीरे धीरे तनाव बढ़ने लगा, जिसके फलस्वरूप 1874 ईस्वी में किसानों ने बाहरी महाजनों के विरुद्ध सामाजिक बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ कर दिया। 1879 ईस्वी में दक्कन कृषक राहत अधिनियम बनने के बाद आंदोलन पूर्णतः समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन विद्रोह से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को तिथि क्रम में व्यवस्थित करें और दिए गए कूटों की सहायता से उत्तर दीजिए। तो इसको जो है तिथि क्रम में व्यवस्थित करना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 3421, यानी सबसे पहले सरकार द्वारा भू राजस्व की दरों में 50% की वृद्धि करना। नेक्स्ट, सूदखोर कालूराम द्वारा एक किसान बाबा साहिब देशमुख के खिलाफ अदालत से घर की नीलामी की डिग्री प्राप्त करना। नेक्स्ट, दक्कन उपद्रव आयोग का गठन। और लास्ट हो जाएगा दक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ कानून का लागू होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके एक्सप्लेनेशन हो चुके हैं। इसमें से हो जाएगा दक्कन के उपद्रव दंगा आयोग का गठन 1876 में हुआ था और दक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ कानून 1879 में लागू हुआ था। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के दक्कन क्षेत्र में किसानों ने साहूकारों के विरुद्ध सामाजिक बहिष्कार अभियान क्यों चलाया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, गरीब किसानों के खातों में हेर फेर करने और ऊंची ब्याज दर के कारण। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। महाराष्ट्र के दक्कन क्षेत्र के किसानों ने गुजराती और मारवाड़ी साहूकारों के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार का अभियान इसलिए चलाया कि साहूकार गरीब किसानों के खातों में हेरफेर करते थे, किसानों को दिए गए ऋण पर अत्यधिक ब्याज दर वसूला करते थे। सामाजिक बहिष्कार आंदोलन के तहत किसानों ने साहूकारों की दुकानों से सामान खरीदने और खेतों में खेती करने से इनकार कर दिया। नाई, धोबी, मोची उनकी सेवा करने से इनकार कर दिए। ये सामाजिक बहिष्कार पूना, अहमदनगर, सोलापुर एवं सतारा में तेजी से फैल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध किसान सभा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। 20 एवं 21 दिसंबर 1920 को अवध किसान सभा की अयोध्या में एक विशाल रैली आयोजित की गई, जिसमें लगभग 1 लाख किसानों ने भाग लिया। इस रैली में बाबा रामचंद्र रस्सी से बंधे हुए आए, यह दर्शाने के लिए कि किसानों की हालत यही है, उन पर अत्याचार हो रहा है। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। अवध किसान सभा ने किसानों से बेदखली जमीन न जोतने और बेगार न करने की अपील की। इस अपील को न मानने वालों का बहिष्कार करने की अपील की। किसान सभा आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसमें ऊंची और नीची जातियां दोनों ही किसान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1921 के अंत में उत्तर प्रदेश के उत्तरी जिलों में हुए किसान आंदोलन के मुख्य कारणों में निम्न में से कौन एक शामिल नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, महिला श्रमिकों का शोषण। ये नहीं है, बाकी सारे हैं। लगान की उच्च दर, लगान वसूली में जमींदारों द्वारा अपनाई गई दमनकारी नीति, बेगार प्रथा। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। एका आंदोलन के प्रमुख कारणों में निम्न शामिल थे: लगान की उच्च दर, लगान वसूली में जमींदारों द्वारा अपनाई गई दमनकारी नीतियां, बेगार प्रथा। इस आंदोलन के प्रमुख कारणों में महिला श्रमिकों का शोषण शामिल नहीं था। एका आंदोलन में किसानों को निम्न बातों की शपथ दिलाई जाती थी: केवल उचित लगान अदा करना तथा लगान अदायगी में समय सीमा का पालन करना।
भूमि से बेदखल करने पर भूमि नहीं छोड़ना, बेगार करने से इनकार करना, अपराधियों से संबंध नहीं रखना, पंचायतों का निर्णय स्वीकार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, बैठकें शुरू होने से पहले सभा स्थल पर एक गड्ढा खोदकर उसमें पानी भरा जाता था। इसे गंगा मानकर एक पुजारी वहां इकट्ठे किसानों को गंगा की सौगंध खिलाता कि वे निर्धारित लगान ही देंगे, उसे एक पैसा ज़्यादा नहीं देंगे, पर लगान समय पर देंगे, बेदखल किए जाने पर जमीन नहीं छोड़ेंगे, जबरिया मजदूरी नहीं करेंगे, अपराधियों को मदद नहीं देंगे और पंचायत के फैसले को मानेंगे। तो बोल रहा है उपरोक्त कथन उत्तर प्रदेश के किस आंदोलन के संदर्भ में कहा गया है। तो देख लेते हैं ये किस आंदोलन के संदर्भ में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, एका आंदोलन। इस आंदोलन के प्रमुख नेता मदारी पासी और सहदेव थे। उत्तर प्रदेश के हरदोई, बहराइच एवं सीतापुर जिलों में लगान वृद्धि एवं उपज के रूप में लगान वसूली को लेकर अवध के किसानों ने एका आंदोलन नाम का आंदोलन चलाया। यह आंदोलन उत्तर प्रदेश के अन्य किसान आंदोलनों से उस मामले में भिन्न था कि इसमें छोटे छोटे जमींदार भी शामिल थे। ये जमींदार बढ़े हुए लगान के बोझ से परेशान थे और सरकार से नाराज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल के मालाबार क्षेत्र में हुए मोपला विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें असत्य कथन की पहचान करनी है। देख लेते हैं इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो हो जाएगा करेक्ट आंसर डी, ये असत्य है और बाकी सारे सही हैं। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार तट के स्थानीय मुस्लिम किसानों द्वारा हिंदू सामंतों के खिलाफ किया गया था, ये करेक्ट है। नेक्स्ट है, मोपलाओं के विद्रोह का प्रमुख कारण लगान की ऊंची दर, नजराना एवं अन्य दमनकारी तौर तरीके थे। नेक्स्ट है, इस आंदोलन की एक मुख्य विशेषता इसका राष्ट्रवादी आंदोलन के साथ संबंध स्थापित होना था। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। मोपला कृषक विद्रोह 1921 में केरल में हुआ। मोपला विद्रोह के दौरान इस क्षेत्र का दौरा गांधी जी, शौकत अली, मौलाना आज़ाद आदि नेताओं ने किया। फरवरी 1921 में सरकार क्षेत्र में निषेधाज्ञा लगा दी गई। किसानों की सभाओं पर रोक लगा। इसमें सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद यह आंदोलन हिंसक रूप धारण कर लिया, लेकिन जल्द ही इसे दबा दिया गया। नेक्स्ट है, इस आंदोलन के नेता अली मुस्लियार थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द मोपला रेबेलियन एंड इट्स जेनेसिस नामक शोध ग्रंथ निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कोनराड वुड। द मोपला रेबेलियन एंड इट्स जेनेसिस नामक शोध ग्रंथ कोनराड वुड के द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक में 1836 से लेकर 1919 तक 29 महत्वपूर्ण मोपला विद्रोहों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है, इन मोपला संघर्ष की मुख्य विशेषता यह रही कि इनमें हिस्सा लेने वाले सदा ही मृत्यु की इच्छा से प्रेरित होकर शहादत के लिए लड़े। 1921 से 22 का मोपला संघर्ष सही अर्थों में व्यापक जन संघर्ष था। यह जन विद्रोह मूलतः साम्राज्यवाद और सामंतवाद विरोधी जन संघर्ष था। इस विद्रोह के मुख्य कारणों में जमींदारों द्वारा कृषकों का शोषण करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पूछ रहा है इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3। यानी बारदोली सत्याग्रह के समर्थन में के.एम. मुंशी तथा लालाजी नारोजी ने बम्बई विधान परिषद की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। बारदोली सत्याग्रह के समर्थन में बम्बई में रेलवे हड़ताल का आयोजन किया गया। वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी की संभावना को देखते हुए 2 अगस्त 1928 को गांधी जी भी बारदोली पहुंच गए। बारदोली सत्याग्रह गुजरात के बारदोली तालुका में 1928 ईस्वी में हुआ था। इस सत्याग्रह के नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। यह सत्याग्रह भूमि के कर में 22% बढ़ोतरी के खिलाफ किया गया था। इस सत्याग्रह के दौरान बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सरदार की उपाधि कौन से आंदोलन में दी गई और किनके द्वारा दी गई थी। बारदोली सत्याग्रह के संबंध में सभी कथन सही थे।
सरकार ने एक न्यायिक अधिकारी ब्रूमफील्ड और एक राजस्व अधिकारी मैक्सवेल से सारे मामले की जांच कराई। उन्होंने जांच की रिपोर्ट में 22% लगान की बढ़ोतरी की बात गलत लिखी थी। इसे घटाकर 6.03% बताया। लंदन से प्रकाशित अखबार न्यू स्टेट्समैन ने 5 मई 1929 के अपने अंक में लिखा, जांच समिति की रिपोर्ट सरकार के मुंह पर तमाचा है। नेक्स्ट है, बारदोली सत्याग्रह के दौरान आंदोलनकारियों के समर्थन में जनमत का निर्माण करने के लिए आंदोलनकारियों द्वारा किस पत्रिका का प्रकाशन किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बारदोली सत्याग्रह पत्रिका। बारदोली सत्याग्रह के दौरान आंदोलनकारियों के समर्थन में जनमत का निर्माण करने के लिए बारदोली सत्याग्रह पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया गया था। इसमें बड़ी ही सरल, सुबोध और व्यंग्यपूर्ण शैली में लेख लिखे जाते थे। नेताओं के भाषण, किसानों की संपत्ति की कुर्की की तस्वीरें भी छापी जाती थी। आंदोलन का अपना खुफिया विभाग भी था। इसको यह पता लगाना होता था कि कोई लगान दे तो नहीं रहा है आदि। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय किसान सभा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो पूछ रहा है इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में लखनऊ में की गई। इसके पहले अध्यक्ष जो है स्वामी सहजानंद थे। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का दूसरा सम्मेलन फैजपुर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है इसके एक्सप्लेनेशन। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में लखनऊ में की गई, जहां इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद और सचिव जो है वो NG रंगा चुने गए थे। इस सभा के किसान घोषणा पत्र जारी किया गया तथा इंदुलाल याग्निक के निर्देशन में एक पत्र का प्रकाशन भी प्रारंभ किया गया। 1937 के प्रांतीय चुनाव हेतु जारी किए गए कांग्रेसी घोषणा पत्र के अनेक प्रावधान अखिल भारतीय किसान सभा के एजेंडे से प्रभावित थे। नेक्स्ट है, 1937 के प्रांतीय चुनाव हेतु कांग्रेस द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र में निम्न में से कौन सी मांग रखी गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। भू राजस्व एवं लगान में 50% की कमी, ऋणों की वसूली का स्थगन, सामंती वसूलियों की समाप्ति। साथ ही इसमें और हो जाएगा काश्तकारों को बेदखली से सुरक्षा, खेतीहर मजदूरों को गुजारे लायक मजदूरी, किसान यूनियनों को मान्यता इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा के सदस्य किसानों में जागरण पैदा करने और उन्हें संगठित करने के लिए निम्न में से किन तरीकों का उपयोग नहीं करते थे? कौन से तरीकों का उपयोग नहीं किया जाता था उनके द्वारा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, प्रत्येक घर में एक निश्चित रकम चंदा के रूप में लेना, ये नहीं था। बाकी जो है थाना, तालुका, जिला एवं प्रांत के स्तर पर सभाएं की जाती थी। गांव-गांव घूमकर बैठकें होती थी। लोगों को कांग्रेस एवं किसान सभा का सदस्य बनाया जाता था। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। चंदा देने हेतु कोई निश्चित रकम निर्धारित नहीं थी। लोग नकद या अनाज के रूप में अपनी इच्छा अनुसार चंदा देने को स्वतंत्र थे। अन्य सभी तरीकों का उपयोग जो है किसानों को संगठित करने हेतु होता था। साथ ही किसान सभा के सदस्य किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करते थे। सम्मेलन के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। सूची 1 में राज्य है और सूची 2 में उनके प्रमुख किसान नेता हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A, 3, 2, 4, 1। यानी बंगाल के हो जाएंगे बंकिम मुखर्जी, पंजाब से बाबा सोहन सिंह भाकना, आंध्र प्रदेश R.D. भारद्वाज और केरल से R. रामचंद्र नेडुमगढ़ी। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं, इमेज क्या हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। सूची 1 में किसान संगठन है और सूची 2 में उनके गठन वर्ष। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा B, 2, 4, 1, 3।
यानी बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929, अवध किसान सभा 1920, यूपी किसान सभा 1918 और उत्कल प्रांतीय किसान सभा 1935। नेक्स्ट है, अब यहाँ जो है इनके नाम भी दिए गए हैं कि किनके द्वारा किया गया है ईस्वी के साथ। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा जो है वो, एक मिनट, तो बिहार प्रांतीय किसान सभा जो है वो स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। अवध किसान सभा बाबा रामचंद्र, यूपी किसान सभा गौरी शंकर मित्र, इंदुलाल, एक मिनट, इंद्र नारायण द्विवेदी द्वारा, वो जो पीडीएफ है थोड़ा कट गया था, सॉरी, एवं मदन मोहन मालवीय द्वारा। उत्कल प्रांतीय किसान सभा मालती चौधरी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। कुका विद्रोह से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इनमें सभी। तो सारे कथनों को हम देख लेते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों एवं अंधविश्वासों को दूर करना था। विद्रोहियों ने हाजरो नामक स्थान को अपना मुख्यालय बनाया। राम सिंह इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। इस आंदोलन की शुरुआत जो है वो भगत जवाहर मल सियान साहिब एवं उनके शिष्य बालक सिंह ने पश्चिमी पंजाब में की थी। उन्होंने हाजरो नामक स्थान को अपना मुख्यालय बनाया। 1872 में इस आंदोलन के नेता राम सिंह ने रंगून को निर्वासित हो गए। इसका उद्देश्य था सिख धर्म में सुधार, जातीय भेदभाव का उन्मूलन, मांस, मदिरा एवं अन्य नशीली वस्तुओं के सेवन से परहेज, अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन, महिलाओं में पर्दा प्रथा को दूर करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारतीय कृषक आंदोलन के प्रमुख कारणों में शामिल नहीं किया जा सकता? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। इनमें से कोई भी जो है भारतीय किसान आंदोलन के प्रमुख कारणों में शामिल नहीं किया जा सकता। तो इसका जो है एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसमें से सभी जो है शामिल हैं, तो इसको देख लेते हैं हम। किसानों पर आरोपित लगान की ऊंची दर, भारत के हस्तशिल्प उद्योग को नष्ट करना, जमींदार, व्यापारी, साहूकार तथा ब्रिटिश बागान मालिकों द्वारा किसानों का शोषण एवं उत्पीड़न, ये सभी कारण हैं। तो इसमें से जो है नहीं वाला कोई भी नहीं है। किसानों पर कंपनी द्वारा अत्यधिक ऊंची दर पर लगान लगाकर उसे कठोरता पूर्वक वसूल करना, भारतीय हस्तशिल्प उद्योग की बर्बादी, जमींदार, साहूकार एवं ब्रिटिश बागान मालिकों द्वारा किसानों का शोषण, ये सभी कृषक आंदोलन के प्रमुख कारक रहे। इस तरह अंग्रेजी राज का तात्पर्य किसान के लिए बढ़ती हुई गरीबी, लूट और उत्पीड़न था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इजारेदारी व्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पूछ रहा है इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। इस व्यवस्था में 1777 ईस्वी में 5 वर्षीय ठेका अवधि को बदलकर 1 वर्ष कर दिया गया। इस नई व्यवस्था का एक दोष यह भी था कि प्रतिवर्ष नए व्यक्ति ठेका लेकर किसानों से अधिक भू राजस्व वसूल करते थे। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। इजारेदारी व्यवस्था में इजारेदारों, ठेकेदार या जमींदार का भूमि पर अस्थायी स्वामित्व होता था, इसलिए वे भूमि सुधार में कोई रुचि नहीं रखते थे। उनका मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लगान वसूला करना था और वे किसानों का उत्पीड़न करते थे। यद्यपि यह व्यवस्था काफ़ी दोषपूर्ण थी, फिर भी इससे कंपनी की आय में वृद्धि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजारेदारी व्यवस्था के संबंध में प्रसिद्ध इतिहासकारों के निम्न कथनों पर विचार करें। तो ये कथन दिए गए हैं और पूछ रहा है इनमें से कौन सा सही है। तो ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। देख लेते हैं इन कथनों को। पहला है, प्रसिद्ध इतिहासकार ताराचंद्र ने वॉरेन हेस्टिंग्स की भू राजस्व व्यवस्था की आलोचना करते हुए लिखा,
कि वह बंगाल में अकाल, उपद्रव और दुर्दशा को छोड़ गया। नेक्स्ट है, आरपी दत्त के अनुसार इस व्यवस्था ने जमींदार तथा रैयत के मध्य संपर्क सूत्र को नष्ट कर भारतीय ग्रामीण व्यवस्था में दरार उत्पन्न करने की काम की। दोनों कथन सत्य हैं। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। वारेन हेस्टिंग्स की इस व्यवस्था ने भू राजस्व के क्षेत्र में अराजकता की स्थिति को ला दिया था। पूर्णिया, बर्दवान, राजशाही व दिनाजपुर की पुरानी जमींदारियों का अंत भी कर दिया गया था। वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में सर्वप्रथम बंगाल में इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत की। 5 वर्ष के लिए लगान संग्रह करने के लिए ठेका दिया जाता था, जिसके बाद इसे 1 वर्ष कर दिया गया। सबसे अधिक बोली लगाने वाले को ठेका दिया जाता था। अगला प्रश्न है, अस्थायी बंदोबस्त के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो पूछ रहा है इनमें से कौन सा सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, केवल 1 और 2। 1793 में कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अस्थायी कर दिया। दूसरा, बाद में इस व्यवस्था को उत्तर प्रदेश के बनारस खंड एवं उत्तरी कर्नाटक में भी लागू किया गया था। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। अस्थायी भूमिकर व्यवस्था तत्कालीन ब्रिटिश भारत की 19% भूमि पर लागू की गई थी। इस व्यवस्था में जमींदार किसान से वसूले गए लगान का 10/11 भाग या 89% सरकारी कोष में एवं शेष 1/11 भाग यानी 11% अपने खर्च के लिए अपने पास रख लेते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों द्वारा लागू की गई अस्थायी भूमि बंदोबस्त के संबंध में निम्न में से असत्य कथन का चयन करें। तो इसमें से पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बाकी सारे सत्य हैं। जमींदार द्वारा निश्चित समय पर सरकारी खजानों में लगान जमा नहीं करने पर भूमि को नीलाम कर दिया जाता था। किसी भी आपदा के समय लगान में कोई रियायत नहीं दी जाती थी। जमींदारों को भूमि बेचने, रखने व दान देने का अधिकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन है, भूमि की अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में लगान की दर तय करने का अधिकार जो है वो सरकार के पास नहीं था। लगान की दर तय करने का अधिकार जमींदारों के पास था। साथ ही जमींदार जो है इसमें वृद्धि भी कर सकते थे। इस व्यवस्था में जमींदारों को भूमि का मालिक बना दिया गया था। भूमि पर उनका अधिकार वंशानुगत एवं हस्तांतरणीय भी था। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, मैं जमींदारों को उस जमीन का मालिक समझता हूँ जो उन्हें धर्मगत कानून के अनुसार उत्तराधिकार में मिली है। भूमि की अस्थायी बंदोबस्त के संबंध में यह कथन किसके द्वारा कहा गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, जॉन सॉर। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। अस्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में यह कथन जॉन सॉर द्वारा कहा गया था। जॉन सॉर कॉर्नवालिस द्वारा नियुक्त जांच कमेटी का अध्यक्ष था। जॉन सॉर 1793 से 98 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। इसके कार्यकाल में निजाम और मराठाओं के बीच युद्ध लड़ा गया। जॉन सॉर ने हस्तक्षेप की नीति का पालन किया तथा अवध के मामले में हस्तक्षेप करते हुए आरुफ-दौला की मृत्यु के बाद उसके प्रथम पुत्र वजीर अली को नवाब न बनाकर उसके दूसरे पुत्र सआदत अली को नवाब घोषित कर दिया। नेक्स्ट है, कंपनी द्वारा इस व्यवस्था को अस्थायी बनाने के पीछे अनेक कारण थे। निम्न में से कौन एक अस्थायी व्यवस्था को लागू करने का सही कारण नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ये नहीं है, बाकी सारे हैं। ए, सरकार एक निश्चित तथा अस्थायी आय प्राप्त करना चाहती थी। बी, वह लगान वसूली पर समय तथा पैसा खर्च नहीं करना चाहती थी। सी, कंपनी इस व्यवस्था द्वारा जमींदारों को अपना समर्थक बनाना चाहती थी। नेक्स्ट, लगान निर्धारित करने एवं वसूल करने हेतु कंपनी के पास योग्य कर्मचारियों की कमी थी। भूमि के संबंध में वो पर्याप्त ज्ञान का अभाव था। अतः कंपनी ने लगान वसूली का ठेका जमींदारों को ही देना मुनासिब समझा, साथ ही उन्हें भूस्वामी भी मान लिया।
नेक्स्ट है, भारत में भूमि की अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लागू होने से जमींदारों को अनेक लाभ हुए। निम्न में से कौन एक लाभ जमींदारों को नहीं हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ये नहीं हुआ। बाकी सारे लाभ जो है जमींदारों को हुए, जिनमें से है जमींदारों को भूमि का अस्थायी मालिक बना दिया गया। लगान की एक निश्चित रकम सरकार को देने के पश्चात काफ़ी बड़ी धनराशि जमींदार को प्राप्त होने लगी। अधिक आय से कालांतर में जमींदार अत्यधिक समृद्ध हो गए। उन्हें सरकार को एक निश्चित रकम देनी पड़ती थी तथा उन्होंने कृषि की उन्नति पर अधिक ध्यान दिया। इस व्यवस्था के कारण जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में सरकार को सहयोग दिया। कंपनी व धन अब खर्च होने से बच रहा था, जिससे वह लगान वसूली के समय अपने कर्मचारियों पर खर्च करती थी। नेक्स्ट है, भूमि की अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लागू करने से सरकार को होने वाले लाभों पर विचार करें। तो इनमें से कौन कौन सा लाभ जो होता है? तो सत्य है 1, 2, 3 कथन ए। देख लेते हैं इसे हम। पहला है, जमींदारों के इस वर्ग ने अंग्रेजी सत्ता को सामाजिक आधार प्रदान किया। दूसरा, सरकार की आय निश्चित हो गई, जिससे अपना बजट बनाने में उसे आसानी हुई। तीसरा, सरकार को प्रतिवर्ष राजस्व की दरें तय करने एवं ठेके देने की झंझट से मुक्ति मिल गई। अगला है, अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लागू होने के बाद सरकार द्वारा जमींदारों से न्याय एवं शांति स्थापित करने की जिम्मेदारी छीन ली गई, जिससे उनका ध्यान मुख्यतः कृषि के विकास में लगा और इससे सूबों को आर्थिक संपन्नता में वृद्धि हुई। कृषि में उन्नति होने से व्यापार एवं उद्योग की भी प्रगति हुई। व्यापार एवं उद्योग की उन्नति से सरकार को अधिक लाभ प्राप्त हुआ एवं सरकार की आय में वृद्धि हुई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक भूमि की अस्थायी बंदोबस्त के संबंध में सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ये सही नहीं है, बाकी सारे सही है। इस व्यवस्था से सबसे अधिक हानि किसानों को हुई। इससे उनके भूमि संबंधी अन्य परंपरागत अधिकार छीन लिए गए। नई भूमि व्यवस्था से किसानों को जमींदारों के अत्याचारों एवं शोषण का सामना करना पड़ा। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को नुकसान पहुंचाया। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था ने सरकार एवं कृषकों की आपसी संबंधों को बुरी तरह प्रभावित किया तथा सरकार एवं किसानों के प्रत्यक्ष संबंध को समाप्त कर दिया। सरकार एवं किसानों के प्रत्यक्ष संबंध समाप्त होने से सरकार किसानों की समस्याओं की जानकारी नहीं हो पाती थी, जिससे विभिन्न कृषक संघर्ष उत्पन्न हुए। इस व्यवस्था से सरकार को भी हानि हुई, क्योंकि उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ उनकी आय में कोई वृद्धि नहीं हुई। इस व्यवस्था का एक दोष यह भी था कि जमींदार किसानों का भरपूर शोषण करने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, जमींदारों के साथ। अस्थायी बंदोबस्त को जमींदारों के साथ लागू किया गया था। इसे 1793 में कॉर्नवालिस द्वारा बिहार बंगाल के क्षेत्र में लागू किया गया था। इसके तहत जमींदारों को राशि निश्चितम समय में सूर्यास्त के पहले चुकानी पड़ती थी, नहीं तो जमींदारी चली जाती थी। इसे सूर्यास्त कानून भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप लोग हमारा वीडियो अभी तक देख रहे हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली सारी हेल्पफुल वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और हमारे वीडियो को लाइक किए बिना ना जाए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्थायी बंदोबस्त की विशेषता नहीं है, तो इसमें से पूछ रहा है कौन सी अस्थायी बंदोबस्त की विशेषता नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अस्थायी बंदोबस्त ने कृषकों को प्रथागत दखल अधिकार के ध्यान में बनाया रखा था। तो ये जो है गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही है। पहला, अस्थायी बंदोबस्त ने भू स्वामित्व का अधिकार जमींदारों में निहित किया। दूसरा, अस्थायी बंदोबस्त के अधीन उच्च माल गुजारी निर्धारण का भार कृषकों पर डाल दिया गया। तीसरा, अस्थायी बंदोबस्त के अधीन भूमि के वास्तविक कृषकों की दशा में गिरावट आई थी। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं।
अस्थायी बंदोबस्त ने कृषकों के प्रथागत दखल अधिकार को ध्यान में नहीं रखा था। 1790 में कॉर्नवालिस के द्वारा 10 वर्षीय व्यवस्था लागू की गई थी। 1793 में इस व्यवस्था को बंगाल, बिहार व उड़ीसा में अस्थायी कर दिया गया था। इस व्यवस्था के तहत ब्रिटिश भारत की लगभग 19% भूमि आती थी। जमींदार द्वारा वसूले गए लगान का 10/11 भाग सरकारी कोष में जमा करना होता था तथा शेष 1/11 भाग अपने पास रखना होता था। भू स्वामित्व का अधिकार जमींदारों को दिया गया था। अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में मुख्य रूप से बंगाल, बिहार के क्षेत्रों में लागू किए गए, जिसके बाद जो है वो छिटपुट क्षेत्रों में विस्तार किया गया, जैसे बाद में बनारस तथा उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्र में विस्तृत हुए। जमींदारों द्वारा किसान से लगान की दर निश्चित नहीं होने के कारण जमींदार का शोषण किसान पर बढ़ गया था। नेक्स्ट है रैयतवारी व्यवस्था के प्रमुख विशेषताओं पर विचार करें। तो इसमें से जो है पूछ रहा है कि इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। आइए इन्हें देख लेते हैं। पहला, कर्नल रीड द्वारा शुरू की गई भू राजस्व व्यवस्था को मद्रास गवर्नर टॉमस मुंडो द्वारा मद्रास में लागू किया गया। भू राजस्व की यह व्यवस्था मद्रास के साथ साथ बम्बई प्रेसिडेंट के कुछ हिस्सों, असम तथा कुर्ग के कुछ हिस्सों एवं बराड़ में लागू की गई। बम्बई प्रेसिडेंसी में रैयतवारी व्यवस्था को लागू कराने एल्फिंस्टन व चैपलिन की रिपोर्ट की मुख्य भूमिका थी। भूमि सर्वेक्षण का कार्य 1824 से 28 के दौरान प्रिंगल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है इसके एक्सप्लेनेशन। इस भू राजस्व व्यवस्था को अंतिम रूप 1847 में विनगेट की सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर दिया गया। इस व्यवस्था में लगान की दर उपज का 1/3 भाग थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की 51% भूमि आती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रैयतवारी व्यवस्था को लागू करने के उद्देश्यों में निम्न में से किस एक को शामिल किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इस व्यवस्था के द्वारा सरकार अस्थायी बंदोबस्त के दोषों को दूर करना चाहती थी। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। भारत में रैयतवारी भू राजस्व व्यवस्था के उद्देश्यों में निम्न शामिल थे। पहले, बिचौलियों को समाप्त करना। दूसरा, सरकार की आय में वृद्धि। तीसरा, अस्थायी बंदोबस्त के दोषों को दूर करना। और चौथा, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में बड़े जमींदारों की कमी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक रैयतवारी व्यवस्था का दोष नहीं है। तो पूछ रहा है कौन सा एक दोष नहीं है। देख लेते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ये जो है दोष नहीं है, बाकी सारे इसके दोष है। तो दोषों को देख लेते हैं। सरकार ने राजस्व में वृद्धि करने के लिए मनमाने लगान में वृद्धि कर दिया। इस व्यवस्था के तहत किसान का भूमि पर तब तक स्वामित्व नहीं रहता जब तक कि वह लगान की राशि सरकार को निश्चित समय के भीतर अदा करे। लगान वसूली के दौरान कर्मचारी किसानों के साथ दुर्व्यवहार करते थे। नेक्स्ट इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। रैयतवारी व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण दोष ये था कि इसे जो है ग्रामीण समाज की सामूहिक स्वामित्व की अवधारणा को समाप्त कर दिया था। जमींदारों का स्थान स्वयं ब्रिटिश सरकार ने ले लिया। सरकार ने बलपूर्वक किसानों को खेत जोतने हेतु बाध्य किया। कंपनी के अधिकारी भी इस व्यवस्था को लागू करने के पक्ष में थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रैयतवारी प्रणाली की विशेषता है। तो इसका करेक्ट आंसर है, इसको देख लेते हैं हम लोग। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1, 2 और 3। तो देखते हैं 1 और 2 और 3 में क्या है। पहला है, ये थॉमस मुंडो की उद्भावना या ब्रेन चाइल्ड थी। दूसरा, इसका उद्देश्य मध्यवर्तियों को कम करना था। तीसरा, इस प्रणाली से कृषक धीरे धीरे कंगाल हो गए। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। रैयतवारी व्यवस्था को कैप्टन रीड द्वारा 1792 में सर्वप्रथम लागू किया गया। यह मद्रास, बम्बई, असम के कुछ भागों पर लागू की गई। किसानों को भूमि का मालिकाना हक प्रदान किया गया। अब वे व्यक्तिगत रूप से स्वयं सरकार को लगान प्रदान करते थे। सरकार इस व्यवस्था के तहत बिचौलियों को समाप्त करना चाहती थी। बाद में टॉमस मुंडो ने इसे मद्रास के बाहर क्षेत्रों पर भी लागू किया। नेक्स्ट है,
मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मुंडो। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता कैप्टन रीड को माना जाता है और मुंडो ने इसका विस्तार किया। 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास के बारामहल जिले में कैप्टन रीड द्वारा लगाई गई और 1820 में इस व्यवस्था को मद्रास में लागू किया गया। व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु मुनरो मद्रास का गवर्नर बना। 1825 में ये बम्बई तथा 1858 तक संपूर्ण दक्कन और अन्य क्षेत्रों में लागू हो गई। यह व्यवस्था संपूर्ण ब्रिटिश भूभाग का 51% भाग पर लागू थी। नेक्स्ट है, महलवाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। महलवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव 1819 ईस्वी में हॉल्ट मैकेंजी द्वारा लाया गया। इस व्यवस्था में प्रारंभ में लगान की दर कुल उपज का 80% निश्चित किया गया। बाद में विलियम बेंटिक ने इस दर को कम करके 66% पे ला दिया। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। मार्टिन बर्ड को उत्तर भारत में भूमिकर व्यवस्था का प्रवर्तक माना जाता है। 1855 ईस्वी में सहारनपुर नियम के अनुसार डलहौजी ने लगान की दर को घटाकर 50% कर दिया गया। इस व्यवस्था का परिणाम भी कृषकों के प्रतिकूल रहा। परिणामतः इस व्यवस्था से प्रभावित अनेक लोगों ने 1857 के विद्रोह में भाग लिया। नेक्स्ट है, भारत में आधुनिक शिक्षा के विकास के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर है बी, केवल 2 है सही। इस कॉलेज में अधिकारियों की विभिन्न भारतीय भाषाओं तथा भारतीय रीति रिवाजों की शिक्षा दी जाती थी। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। लॉर्ड वेलेजली ने कंपनी के असैन्य अधिकारों की शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1780 ईस्वी में कलकत्ता में की थी। इस कॉलेज में भारतीय भाषाओं एवं परंपराओं की शिक्षा अधिकारियों को दी जाती थी। नेक्स्ट है, भारत में शिक्षा के विकास के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसका जो है पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। 1813 ईस्वी में चार्टर एक्ट में भारत में अस्थायी विद्वानों को प्रोत्साहित करने तथा देश में आधुनिक विज्ञान के ज्ञान को प्रसारित एवं उन्नत करने जैसे उद्देश्य को रखा गया था। दूसरा, चार्टर के इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कंपनी द्वारा प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का अनुदान देने की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट है, इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। इस राशि को व्यय करने के प्रश्न पर विवाद हो जाने के कारण 1823 ईस्वी तक यह राशि उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। इस दौरान कुछ प्रबुद्ध भारतीयों ने भी व्यक्तिगत स्तर पर भारत में आधुनिक शिक्षा के विकास के लिए प्रयास किए और अनुदान भी दिए। इसी क्रम में सन 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राममोहन राय ने भारी अनुदान से की। इस कॉलेज में शिक्षित बंगालियों द्वारा अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा दी जाती थी तथा पाश्चात्य विज्ञान एवं मानविकी की पढ़ाई कराई जाती थी। सन 1817 में डेविड हेयर ने कलकत्ता में राजा राममोहन राय के सहयोग से हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, भारत में आधुनिक शिक्षा के विकास के संदर्भ में आंग्ल प्राच्य विवाद के बारे में निम्न में से असत्य कथन का चयन करें। तो इसमें असत्य कथन पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं हम लोग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सारे कथन सही हैं, इन्हें देख लेते हैं। पहला, लोक शिक्षा के लिए स्थापित सामान्य समिति के 10 सदस्यों में 2 दल बन गए थे। एक आंग्लिक शिक्षा समर्थक, दूसरा प्राच्य शिक्षा समर्थक। प्राच्य शिक्षा समर्थकों का नेतृत्व H.T. प्रिंसेप ने किया। प्राच्य शिक्षा समर्थकों का तर्क था कि पाश्चात्य विज्ञान एवं साहित्य को बढ़ावा न देकर परंपरागत भारतीय भाषाओं एवं साहित्य को प्रोत्साहित करना चाहिए। दूसरी ओर आंग्ल या पाश्चात्य शिक्षा समर्थनों का नेतृत्व मुंडो एवं एल्फिंस्टन ने किया। एक धारा शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा को बनाए जाने पर जोर दे रहा था, तो दूसरा धारा शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाओं को बनाए जाने का पक्षधर था। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य लॉर्ड मैकाले ने आंग्ल या पाश्चात्य शिक्षा पद्धति का समर्थन किया। 2 फरवरी 1835 को अपने महत्वपूर्ण स्मरण पत्र में उसने लिखा
कि सरकार के पास सीमित संसाधनों के मद्देनज़र पाश्चात्य विज्ञान एवं साहित्य की शिक्षा के लिए माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा ही सर्वोत्तम है। मैकाले के दृष्टिकोण को गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने पूरी तरह स्वीकार किया। इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत में शिक्षा के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पूछ रहा है इनमें से कौन सा कथन सही है, तो नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ये सही नहीं है। बाकी सारे कथन जो हैं वो सही है, उन्हें देख लेते हैं हम। पहला है, भारत में शिक्षा के विकास के संदर्भ में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैकाले के दृष्टिकोण को स्वीकार किया। मैकाले के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने स्कूलों एवं कॉलेज में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बना दिया तथा बड़े पैमाने पर अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देने वाले स्कूलों एवं कॉलेजों की स्थापना की गई। मैकाले के दृष्टिकोण का समर्थन करने के पीछे सरकार की योजना एवं समाज में उच्च एवं मध्यम वर्ग के एक तबके को शिक्षित करने की श्रेणी बनाने की थी, जो रक्त एवं रंग से भारतीय परंतु अपने विचार, नैतिक मापदंड, प्रज्ञा एवं प्रवृत्ति से अंग्रेज हो। इस सिद्धांत को अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ल्स वुड डिस्पेच 1854 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पूछ रहा है इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो देख लेते हैं इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो हो जाएगा करेक्ट आंसर ए, 1 और 2 दोनों। तो पहला है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड ने 1854 में भारत की भावी शिक्षा के लिए एक विस्तृत योजना, जिसे वुड डिस्पैच कहा गया, इस योजना में सरकार से कहा गया कि जन साधारण की शिक्षा का उत्तरदायित्व सरकार स्वयं वहन करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड डिस्पैच में उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी एवं प्राथमिक शिक्षा का माध्यम देसी भाषाओं को बनाने का सुझाव दिया गया था। इसने लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर तीनों प्रेसिडेंसी शहरों कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित करने का सुझाव दिया था। इसने स्त्री शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा के विकास पर भी बल दिया। इसने सरकारी शिक्षा संस्थानों में धर्मनिरपेक्ष शिक्षा पर बल दिया। इसने कहा था कि सरकारी शिक्षा नीति का उद्देश्य पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार करना है। इन्हीं कारणों से वुड डिस्पैच को शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1882 ईस्वी में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में गठित हंटर आयोग का मुख्य उद्देश्य था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, केवल प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा करना। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। 1882 में गठित हंटर शिक्षा आयोग का मुख्य उद्देश्य कार्य 1885 के पश्चात देश में शिक्षा की दिशा में किए गए प्रयासों एवं उसकी प्रगति की समीक्षा करना था। हंटर आयोग की समीक्षा संबंधी मुख्य कार्य केवल प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा तक ही सीमित था। विश्वविद्यालयी शिक्षा से इसका कोई संबंध नहीं था। इसने माध्यमिक शिक्षा को साहित्यिक शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा में बांटने का सुझाव भी दिया। इसने प्राथमिक शिक्षा का नियंत्रण नगर एवं जिला बोर्डों को देने की सिफारिश की। इसमें 8 भारतीय सदस्य थे। नेक्स्ट है, कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए 1917 ईस्वी में गठित सैडलर आयोग के अध्यक्ष किस ब्रिटिश विश्वविद्यालय में उपकुलपति थे। तो उपकुलपति थे ये सी, लीड्स विश्वविद्यालय में। सैडलर आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर M.E. सैडलर ब्रिटेन के लीड्स विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे। इस आयोग का गठन केवल कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए किया गया था, लेकिन इस आयोग ने प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा का अध्ययन किया गया। 1920 में सरकार ने सैडलर आयोग की रिपोर्ट को सभी प्रांतीय सरकारों से लागू करने का आग्रह किया। नेक्स्ट है, भारत में आधुनिक शिक्षा के निम्न संस्थानों का उनका स्थापना वर्ष के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका करेक्ट आंसर है वो देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तो हो जाएगा सबसे पहले रुड़की,
रुड़की अभियांत्रिकी संस्थान 1847, इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887, पूसा कृषि संस्थान 1905, पटना विश्वविद्यालय 1917। नेक्स्ट है 1929 में गठित हार्टोग समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, शिक्षा में हुए विकास के संदर्भ में रिपोर्ट देने के। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। शिक्षा में हुए विकास के संदर्भ में रिपोर्ट देने के लिए सन 1929 ईस्वी में सर फिलिप हार्टोग की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति हुई। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के महत्व पर बल दिया, लेकिन अनिवार्यता या शीघ्र प्रसार को अनुचित बताया। इस समिति ने यह भी सिफारिश की कि विश्वविद्यालयी शिक्षा में सुधार के लिए विश्वविद्यालयों में प्रवेश के नियम अत्यंत कड़े होने चाहिए। नेक्स्ट है सन 1937 ईस्वी में गांधी जी ने अपने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र में प्रकाशित लेखों की श्रृंखला में शिक्षा पर एक योजना प्रस्तुत की। उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, वर्धा शिक्षा योजना। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। 1937 में गांधी जी ने अपने हरिजन पत्र के अंकों में शिक्षा की जिस योजना को प्रस्तुत किया उसे वर्धा योजना के नाम से जानते हैं। इस योजना के अनुसार प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित करने तथा 6 से 11 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दिए जाने की व्यवस्था थी। 11 से 17 वर्ष के बच्चों के लिए 6 वर्ष का पाठ्यक्रम था। योजना में 2 तरह के उच्च विद्यालयों की स्थापना के बारे में कहा गया था, एक विद्या विषयक, दूसरा व्यावसायिक शिक्षा। इस योजना में इंटरमीडिएट स्तर को समाप्त करने की बात कही गई थी। 1937 में कांग्रेस ने शिक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन वर्धा में आयोजित किया। इस सम्मेलन में पारित प्रस्तावों के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने के लिए जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1944 ईस्वी में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल ने शिक्षा की एक राष्ट्रीय योजना की तैयारी की जिसे सार्जेंट योजना के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन एक सार्जेंट योजना की विशेषता नहीं थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ये विशेषता नहीं थी, बाकी सारी विशेषताएं थी। 3 से 6 वर्ष के आयु समूह के बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था, 6 से 11 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिए जाने की व्यवस्था, 20 वर्षों में वयस्कों को साक्षर बनाने का लक्ष्य। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। इस योजना में 40 वर्ष में देश में शिक्षा के पुनर्निर्माण का कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शिक्षा को 2 भागों विद्या विषयक शिक्षा एवं तकनीकी या व्यावसायिक शिक्षा में विभाजित करने की सलाह दी गई। शिक्षकों को प्रशिक्षण, शारीरिक शिक्षा और मानसिक एवं शारीरिक तौर पर विकलांगों को शिक्षा दिए जाने पर बल दिया गया। नेक्स्ट है सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में शिक्षा संबंधी योजना या आयोग है और दूसरे में है स्थापना वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 3142। इसको देख लेते हैं हम यहाँ। कोठारी शिक्षा आयोग 1964 से 66, सैडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917 से 19, हंटर शिक्षा आयोग 1882 से 83, राधाकृष्णन आयोग 1948 से 49, हार्टोग समिति 1929, शिक्षा पर वर्धा योजना 1937, चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854, सार्जेंट योजना 1944। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा संबंधी प्रमुख योजना या आयोग के साथ तत्कालीन गवर्नर जनरल या वायसराय का युग्म कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सारी सुमेलित है। सार्जेंट योजना लॉर्ड वेवेल, हार्टोग समिति लॉर्ड इरविन, हंटर शिक्षा आयोग लॉर्ड रिपन। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। तो इसमें राधा कृष्ण आयोग 1948 से 49, इसके समय जो है हो जाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। चार्ल्स वुड का डिस्पैच लॉर्ड डलहौजी, सेडलर आयोग लॉर्ड चेम्सफोर्ड, वर्धा योजना लॉर्ड लिनलिथगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न तकनीकी संस्थानों एवं उसके स्थापना वर्षों का कौन सा जोड़ा बेमेल है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बाकी सारे सुमेलित हैं। पूना इंजीनियरिंग कॉलेज 1858, गुइंडी इंजीनियरिंग कॉलेज 1858, पूसा कृषि महाविद्यालय 1905। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। कलकत्ता चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना 1835 में हुई थी। पूना इंजीनियरिंग कॉलेज 1854 ओवरसीज स्कूल के रूप में की गई थी। बाद में 1858 में इसका दर्जा बढ़ाकर इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में कर दिया गया। गुइंडी इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना फोर्ट सेंट जॉर्ज के समय एक इमारत में एक छात्र के साथ एक सर्वेक्षण स्कूल के रूप में की गई 1749 ईस्वी में। 1858 तक इसे भी जो है इंजीनियरिंग कॉलेज का दर्जा दिया गया। बिहार के समस्तीपुर जिला में पूसा कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना एक अमेरिकी समाज सेवक मिस्टर हेनरी फ्रिप्स द्वारा 1905 ईस्वी में की गई थी। 1905 में इसकी आधारशिला लॉर्ड कर्जन द्वारा रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो है औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा की सुविख्यात पक्षधर थी, उनके बारे में जो बोल रहा है कौन सा जो है उत्तर सही होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, इनमें सभी सिस्टर सुब्बुलक्ष्मी, बेगम रुकैया सखावत, केशव चंद्र सेन, आनंद कुमार स्वामी, ये सभी जो है स्त्री शिक्षा की पक्षधर थी। सिस्टर सुब्बुलक्ष्मी, बेगम रुकैया सखावत हुसैन, केशव चंद्र सेन, आनंद कुमार रामस्वामी जैसे समाज सुधारक औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा के सुविख्यात पक्षधर थे। नेक्स्ट है 19वीं सदी आरंभिक 20वीं सदी में बंगाली नाट्य कला की एक अग्रणी हस्ती विनोदिनी दासी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। वे कलकत्ता में स्टार थिएटर 1883 की स्थापना के आदि के प्रवर्तकों में से एक थी। दूसरा हो जाएगा, उन्होंने 1910 से 1913 के बीच अपनी आत्मकथा मेरी कहानी को धारावाहिक के रूप में प्रदर्शित किया था, जिसको जो है बंगाली में नाम दिया गया था आमार कथा। नेक्स्ट है विनोदिनी दासी, जिन्हें छोटी विनोदिनी के नाम से भी जाना जाता था। यह कलकत्ता में एक प्रसिद्ध बंगाली भाषा की नाट्य अभिनेत्री थी। एक्टिंग के क्षेत्र में 12 वर्ष से 13 वर्ष की उम्र में जुड़ी। इन्होंने 1914 में अपनी आत्मकथा लिखी जो अमर कथा के नाम से प्रकाशित हुई। वह अपनी आत्मकथा लिखने वालों में थिएटर की पहली दक्षिण एशियाई अभिनेत्रियों में से एक थी। बंगाल के महान संत रामकृष्ण परमहंस उनकी नाटक देखने आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, जस्टिस रनाडे। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। शिक्षा प्रसार के उद्देश्य से 1884 ईस्वी में पुणे में दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना जस्टिस रनाडे ने की थी। रनाडे को महाराष्ट्र का सुकारात कहते हैं। रनाडे ने आत्माराम पांडुरंग के साथ मिलकर प्रार्थना समाज की स्थापना की। 1867 में रनाडे ने पूना सार्वजनिक सभा की भी स्थापना की। नेक्स्ट है, लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, अंग्रेजी शिक्षा। लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। मैकाले भारत में अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से ऐसा वर्ग तैयार करना चाहते थे जो रक्त व रंग से भले ही भारतीय हों परंतु नैतिक मापदंड और प्रवृत्ति अंग्रेजों जैसी हो। मैकाले के सुझावों के पश्चात शीघ्र ही स्कूल और कॉलेजों में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बना दिया गया। चार्ल्स वुड ने 1854 में भारत में भावी शिक्षा की नीति का विस्तृत योजना बनाया, जो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। नेक्स्ट है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था। करेक्ट आंसर होगा सी, प्राथमिक शिक्षा। हंटर आयोग 1882-83 डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में वुड डिस्पैच 1854 के बाद शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति व प्रयासों का मूल्यांकन करने हेतु गठित हुआ। आयोग ने
सरकार को निम्न सुझाव दिए। तो इसका करेक्ट जो सुझाव है वो देख लेते हैं, क्या क्या सुझाव दिए गए। प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया जाना, महिलाओं की मौजूदा शिक्षा के विकास पर ज़्यादा जोर दिया जाना, माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम साहित्यिक एवं व्यावसायिक एवं व्यापारिक जीवन के लिए पाठ्यक्रम विभाजित हो, निजी प्रयत्नों को शिक्षा में बढ़ावा मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हंटर कमीशन 1882, जिसे भारत में शिक्षा की स्थिति का सर्वेक्षण करने के लिए निर्धारित किया गया था, उसने सी प्राथमिक शिक्षा पर अधिक बल या महत्व देते हुए 1854 की विज्ञप्ति का समर्थन किया। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1882 में हंटर कमीशन की स्थापना हुई थी। इस कमीशन की स्थापना चार्ल्स वुड के लेख में प्रतिपादित भारतीय शिक्षा प्रणाली के प्रगति स्तर की समीक्षा हेतु विलियम हंटर की अध्यक्षता में की गई। इस कमीशन की मुख्य बातें थी, पहला, प्राथमिक शिक्षा व्यवहारिक व देसी भाषा में हो। दूसरा, धार्मिक शिक्षा को प्रोत्साहन न दिया जाए। तीसरा, बालिकाओं के लिए सरल पाठ्यक्रम एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था। चौथा, अनुदान सहायता छात्र शिक्षक की संख्या व आवश्यकता के अनुपात में दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट, इस कमीशन के तहत प्राथमिक शिक्षा पर बल देते हुए 1854 के विज्ञप्ति का समर्थन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी टी कोलब्रुक निम्नलिखित में से किस संस्थान में संस्कृत के प्रोफेसर थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, फोर्ट विलियम कॉलेज। हेनरी थॉमस कोलब्रुक एशियाई एवं संस्कृत भाषा के प्रमुख विद्वान थे। उन्हें प्राच्य विद्या के विविध विषयों पर लेख लिखे, जिसके द्वारा इन विषयों का परिचय पाश्चात्य विद्वानों को मिला। इनका लेख कोलकाता से प्रकाशित होने वाली एशियाटिक रिसोर्सेज नामक प्रख्यात शोध पत्रिका में छपे। 1807 से 14 तक बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के सभापति रहे। हेनरी टी कोलब्रुक कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉलेज में संस्कृत के प्रोफेसर थे। नेक्स्ट है, वे अनेक वर्षों तक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सदस्य भी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर सैयद अहमद खान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 1 और 4। पहला, उनका तर्क था कि भारत समान वंशानुक्रमण पर आधारित सजातीय समुदायों का एक महासंघ है। दूसरा, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के पाठ्यक्रम ने मुस्लिम धर्मशास्त्र और यूरोपीय अनुभववाद को मिश्रित कर दिया है। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। सर सैयद अहमद खान ने 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। बाद में विकसित होकर यह अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय बना। उन्होंने उर्दू को भारतीय मुसलमानों की सामूहिक भाषा बनाने पर जोर दिया। आधुनिक शिक्षा का प्रसार जीवन पर्यंत उनका प्रथम ध्येय रहा। उनका तर्क यह भी था कि भारत समान वंशानुक्रमण पर आधारित सजातीय समुदायों का एक महासंघ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा हेतु प्रबल रूप से वकालत की। इन्होंने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। 1909 में इलाहाबाद से अंग्रेजी अखबार द लीडर की शुरुआत की। 1931 में कांग्रेस की तरफ से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी हिस्सा लिया। 1932 के पूना समझौता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2014 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था। नेक्स्ट है, तो आज का जो है ये हमारे 65 क्वेश्चंस ही थे। तो फ्रेंड, आज का जो है हमारा परफेक्शन आईएएस की तरफ से डे 3 का जो है हिस्ट्री का सेगमेंट कंप्लीट हुआ। अगर आपने अभी तक हमारा वीडियो देखा है और आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे वीडियोस को शेयर करें और हमें बताएं कि आपको और भी कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस चाहिए।
डे 1 और डे 2 का भी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोडेड है, तो उन्हें भी आप हम देख लें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। मिलते हैं जल्दी एक नए और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। सब्सक्राइब आवर चैनल नौकरी फॉर यू।